गुड मॉर्निंग ऑल यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए फाइनल ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उदारवाद एवं उग्रवाद की विचारधारा में क्या अंतर है। उदारवाद, जिसे कि नरम दल के नाम से जाना जाता है, तथा उग्रवाद, जिसे गरम दल के नाम से जाना जाता है, इनकी विचारधारा और कार्यपद्धति में क्या अंतर था, ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पूर्व वीडियो में हमने उदारवादियों की कार्यपद्धति, विचारधारा, उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा उग्रवाद के उदय होने के कारण और उग्रवादियों की विचारधारा और कार्यपद्धति की जानकारी, वो भी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी जानकारी। तो आज हम इन दोनों विचारधाराओं में मुख्य रूप से क्या अंतर रहा था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आंदोलन का प्रथम चरण जो था, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था, वह उदारवादी काल के नाम से जाना गया था। यह काल 1885 से लेकर 1905 तक रहा था। इस काल के प्रमुख नेता अर्थात उदारवाद नरम दल के प्रमुख जो नेता थे वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी। ये जो लोग थे ये उदारवादी अर्थात नरम दल के प्रमुख नेता रहे थे। इनका जो काल है 1885 से 1905 तक रहा था। इसके पश्चात आंदोलन का जो दूसरा चरण है वह उग्रवादी काल के नाम से जाना गया था, क्योंकि शासन की जो बागडोर है वह अब उदारवादियों के हाथों से निकलकर उग्रवादियों के हाथों में चली गई थी। यह जो काल था 1905 से लेकर 1919 के मध्य इसकी जो है कालावधि रखी गई है। तो यह काल उग्रवादी काल अर्थात नरम दल के नाम से जाना गया था। इस काल के जो प्रमुख नेता थे वो बाल लाल पाल रहे थे। बाल गंगाधर तिलक अर्थात लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये जो नेता थे ये उग्रवादियों के प्रमुख नेता रहे थे। अर्थात गरम दल के प्रमुख नेता लोकमान्य तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल अर्थात बाल लाल पाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा अरविंद घोष जो थे वह भी उग्रवादियों के नेता रहे थे। इसी प्रकार उदारवादियों के नेता थे वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी, ये जो नेता थे उदारवादियों के प्रमुख नेता रहे थे। तो इन दोनों की कार्यपद्धति और विचारधारा जो थी वो एक दूसरे से भिन्न थी, अर्थात इनके दृष्टिकोण आपस में टकराते थे। तो इसके अंतर्गत उदारवाद का प्रथम चरण है जो कि 1885 से 1905 तक रहा था। तो बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस की शक्ति में लगातार वृद्धि होती चली गई थी और प्रारंभिक 20 वर्षों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद्र बनर्जी और पंडित मनमोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया था। चूंकि इन नेताओं का अर्थात उदारवादी नेताओं का
ब्रिटिश शासन के प्रति पूरी स्वामी भक्ति थी। इन्हें ब्रिटिश शासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अच्छा लगता था और इन्हें पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी आस्था भी थी। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इन्हें पूरा विश्वास रहा था, अतः यह औपनिवेशिक साम्राज्य के पक्ष में थे। इसी प्रकार चूंकि इन नेताओं पर ब्रिटिश उदारवाद का पूरा प्रभाव था, अतः यह उदारवाद कहलाए और इनका जो युग था वह उदारवादी युग के नाम से जाना गया था। उदारवादी जो थे वो वैधानिक तरीकों से प्रति वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में पारित मांगों का समाचार पत्रों, भाषणों के माध्यम से जनता में प्रसारित किया करते थे और ये इसके अलावा याचिकाओं एवं स्मरण पत्रों को विनम्र भाषा में लिखकर गृह सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। अर्थात उदारवादी नेता जो लोग थे उन्हें अनुनय विनय करना, प्रार्थनाएं, स्मरण पत्रों, शिष्टमंडलों के माध्यम से अपनी जो मांगे थे वो ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे और उदारवादी नेताओं को संवैधानिक साधनों में पूरी आस्था भी थी। अतः यह ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध रखते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य के पक्ष में रहे थे और अपने उदारपूर्ण तरीकों से कांग्रेस ने प्रतिवर्ष अधिवेशन करके राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीयों में संगठन की भावना उत्पन्न करने का जो कार्य शुरू किया। 1892 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित करवाया, जिसमें भारतीयों को पहले की अपेक्षा जो अधिक राजनीतिक अधिकारों की जो प्राप्ति हो गई थी। कांग्रेस में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, किंतु अनेक विद्वानों ने उदारवादियों की कार्यपद्धति और विचारधारा की आलोचना की। जो भी हो, इतना सत्य है कि उदारवादियों ने अपने तरीकों से ही स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष का कार्य शुरू किया था। तो इस प्रकार आंदोलन का प्रथम चरण उदारवादी युग के नाम से जाना गया, जिसका जो काल है 1885 से 1905 रखा गया। नेक्स्ट है आंदोलन का द्वितीय चरण, जो कि उग्रवादियों के हाथों में चला गया। इसकी जो काल अवधि है 1905 से 1919 के मध्य रखी गई है। तो 1905 से 1919 ईस्वी के मध्य कांग्रेस का जो नेतृत्व था वह एक नवीन विचारधारा के नेताओं अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के हाथों में चला गया और बंगाल विभाजन के पश्चात इस नवीन विचारधारा का उदय हो गया था। अर्थात 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला था। तो जो अब लोग हैं वह नरम दल के नेताओं से भिन्न विचार रखते थे। ये जो नेता लोग थे नरम दल के, ये नरम दल के नेताओं से अपना भिन्न विचार रखते थे, क्योंकि जो उग्रवादी नेता थे वो ब्रिटेन को भारत के लिए अभिशाप मानते थे। उनका मानना था कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जो बढ़ी हुई है उसके लिए उत्तरदायी ब्रिटेन अर्थात ब्रिटिश सरकार है, अतः उन्हें भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। अतः इन्होंने संघर्ष के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों के साथ संबंध न रखते हुए ये पूर्ण स्वराज्य के समर्थक रहे थे। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय आंदोलन में इनका विश्वास था। तो इसी प्रकार जो गरम दल के नेता लोग थे, इन्होंने अपना जो लक्ष्य रखा वह था स्वराज्य अर्थात पूर्ण स्वराज्य, जबकि जो उदारवादी नेता थे ये औपनिवेशिक साम्राज्य के पक्ष में रहे थे, जबकि उग्रवादी जो नेता थे ये पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे अर्थात ब्रिटेन से संबंध तोड़कर
स्वतंत्रता चाहते थे। उनका विचार था कि स्वशासन के बिना कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। उग्रवादी नेताओं का विचार था कि स्वशासन के बिना कोई भी सुधार नहीं हो सकता। उन्हें न तो हिंसा का आश्रय लिया और न ही उन्होंने सरकार की आज्ञाओं की अवहेलना ही की थी, अर्थात उन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय आंदोलन इनके माध्यम से अपनी मांगें मनवाने का निश्चय कर लिया था। और उग्रवादी नेताओं ने अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहयोग करना उचित नहीं समझा, अर्थात जो उग्रवादी नेता थे वह अंग्रेजों के असहयोगी बने रहे, जबकि जो उदारवादी नेता थे वह अंग्रेजों के सहयोगी रहे थे। तो उग्रवादी नेताओं ने अंग्रेजों का किसी भी कार्य में कोई सहयोग नहीं किया और 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों वर्गों में टकराव उत्पन्न भी हुआ। नरम दल के रासबिहारी घोष चुनाव जीत गए, उग्रवादी तिलक पराजित हुए और कांग्रेस से निष्कासित भी किए गए। 1908 में उन्हें 6 वर्ष की जेल भी हुई। विपिन चंद्र पाल ने अवकाश ले लिया था। अरविंद घोष, पांडिचेरी और लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए और जब तिलक जेल से छूटकर आए तो उग्रवादियों की जो गतिविधियां थी वो पुनः शुरू हो गई। तो 1916 ईस्वी में उग्रवादी कांग्रेस में पुनः प्रवेश कर गए और उनका जो प्रभुत्व बढ़ता चला गया। 1905 से 1919 तक बीच के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अनेक घटनाएं घटित भी हुई, जैसे कि बंगाल का विभाजन 1905 में, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन वो भी 1905 में ही चला, मुस्लिम लीग का उदय 1906 में हुआ, सूरत अधिवेशन 1907 में और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जैसे कि पारित किया गया था। इसी प्रकार राज्यसभा अधिनियम 1911 और गदर दल का जो गठन है 1913 के अंदर किया गया था। तो इस प्रकार उग्रवादियों और उदारवादियों की कार्यपद्धति और विचारधारा में काफी अंतर पाया गया था। इन अंतरों को संक्षेप में कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। नंबर 1 है ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति। तो जो उदारवादी लोग थे ये ब्रिटिश शासन के बड़े समर्थक थे और ब्रिटिश शासन के प्रति जो उदारवादी लोग थे उनकी काफी आस्था थी, क्योंकि उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटिश शासन ने ही उनको स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की है। आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा, यातायात के साधनों का प्रसार, यह सब इन्हीं के द्वारा किया गया है, जिससे जो भारतवासी हैं एकता के सूत्र में बंध गए हैं। जबकि जो उग्रवादी लोग थे वे ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी राजभक्ति नहीं थी, क्योंकि उग्रवादी नेताओं का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों ने भारत का जमकर आर्थिक शोषण किया है। इनकी भू राजस्व नीतियाँ या जो अन्य नीतियाँ हैं वो भारतवासियों के लिए सही साबित नहीं हुई, बल्कि अंग्रेजों का जो लक्ष्य था अधिक से अधिक लगान वसूल करना, अर्थात भारत का धन निष्कासन कर भारत का धन इंग्लैंड भेजना था। इसके कारण भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ी है। इसके लिए अंग्रेजी सरकार ही उत्तरदायी है। अतः उग्रवादियों को ब्रिटिश शासन के प्रति किसी प्रकार की कोई राजभक्ति नहीं थी। अतः उग्रवादियों ने अंग्रेजों के साथ असहयोग की नीति अपनाई और उनका किसी भी कार्य में सहयोग करना उग्रवादियों ने उचित नहीं समझा। जबकि उदारवादी जो नेता थे अर्थात सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी, इनकी ब्रिटिश शासन के प्रति काफी राजभक्ति थी। तो इस प्रकार इनकी कार्यपद्धति विचारधारा में जो पहला अंतर है वो ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति के आधार पर है। दूसरा है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। जो उदारवादी नेता थे इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास रहा था। इनका मानना था
कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं। अगर उन्हें भारतीयों की स्थिति का सही ज्ञान करवा दिया जाए तो ये उनकी मांगे जरूर स्वीकार करेंगे। अतः अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उदारवादियों का पूरा विश्वास था, जबकि उग्रवादी जो नेता थे उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के साथ भेदभाव करती है तथा उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। अतः उग्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे, इसके लिए वो संघर्ष को अनिवार्य मानते थे। तो इस प्रकार उदारवादी नेताओं की अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, जबकि उग्रवादी नेताओं की अंग्रेजों की न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं था। नेक्स्ट है ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध रखने के आधार पर। जो उदारवादी नेता थे ये ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बनाए रखने के पक्ष में थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो भारत का कल्याण है वो ब्रिटेन के माध्यम से ही संभव है। अर्थात अगर हमारा संबंध ब्रिटेन के साथ जुड़ा रहेगा तो इसी में ही हमारा कल्याण संभव है। उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात, न्याय व्यवस्था, स्थानीय शासन आदि के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है। अतः उदारवादी नेता किसी भी कीमत पर ब्रिटेन के साथ संबंध विच्छेद करने को तैयार नहीं थे, जबकि उग्रवादी नेता थे ये ब्रिटेन को भारत के लिए अभिशाप मानते थे। जबकि उग्रवादी नेता ब्रिटेन को भारत के लिए वरदान मानते थे और भारत में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार हुआ है उसके लिए अंग्रेजों को ही उत्तरदायी ठहराते थे। जबकि उग्रवादी जो नेता थे वो ब्रिटेन को भारत के लिए अभिशाप समझते थे और उनका मानना था कि जब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। अतः उन्होंने अंग्रेजों के साथ असहयोग की नीति अपनाई और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगे मनवाने का उन्होंने निश्चय कर लिया। नेक्स्ट है पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के दृष्टिकोण के आधार पर अंतर। उदारवादी जो नेता थे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को उचित मानते थे। वे बर्ग, मिल, मैकाले, हर्बर्ट स्पेंसर आदि के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने पाश्चात्य विचारकों से ही स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली आदि विचारधारा ग्रहण किए थे। अतः ये पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को भारत के लिए आवश्यक मानते थे, जबकि उग्रवादी जो नेता थे वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। अर्थात उग्रवादी नेताओं के जो प्रेरणा के स्रोत रहे थे वे थे वेद, गीता, पुराण, इनको मानते थे और उग्रवादी नेताओं को भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आस्था थी। अतः वे अपनी परंपराओं, मान्यताओं को बनाए रखना चाहते थे और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में उनकी कोई आस्था नहीं थी। तो इस प्रकार उदारवादी नेता पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में आस्था रखते थे, जबकि उग्रवादी जो नेता थे वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उनकी आस्था थी। वेद, गीता, पुराण जो थे इनके प्रेरणा के स्रोत रहे थे। नेक्स्ट है संवैधानिक साधनों के प्रयोग के आधार पर। जो उदारवादी नेता है इन्हें संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर ये लोग बल देते थे। अर्थात प्रार्थनाएं, स्मरण पत्रों, शिष्टमंडलों के माध्यम से जो अपनी मांगे मनवाना चाहते थे, अर्थात अनुन्याय विनय करके अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखते थे। और इनका मानना था कि अगर उचित तरीके से भारतीय अपनी मांगे रखते हैं तो अंग्रेज उन्हें जरूर स्वीकार करेंगे। जबकि उग्रवादी नेता जो लोग थे वो उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की नीति की कटु आलोचना करते थे। उनका मानना था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता बल्कि छीनना पड़ता है।
तो इस प्रकार संवैधानिक साधनों में आस्था उदारवादियों की तो थी, लेकिन उग्रवादियों की संवैधानिक साधनों में कोई आस्था नहीं थी। ये अंग्रेजों के साथ संघर्ष को उचित मानते थे, इसलिए इन्होंने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय आंदोलन को उग्रवादी नेताओं ने उचित बताया। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति का आधार पर अंतर। इसी प्रकार जो उदारवादी नेता थे वो ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति रखते थे और उनके साथ सहयोग की नीति अपनाते थे और ब्रिटेन के लिए भारत को वरदान समझते थे। लेकिन उग्रवादी नेताओं की ब्रिटिश शासन के प्रति कोई राजभक्ति नहीं थी। उनके अनुसार भारत का विकास अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए ब्रिटेन अंग्रेजी उत्तरदायी है, अतः इनको भारत से बाहर कर देना चाहिए। तो इस प्रकार उदारवादी नेताओं की ब्रिटिश शासन के प्रति आस्था रही थी, जबकि उग्रवादी नेताओं की ब्रिटिश शासन के प्रति कोई आस्था नहीं थी। अतः उग्रवादी ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे, अर्थात औपनिवेशिक स्वराज्य उग्रवादी नेताओं को बिल्कुल भी मान्य नहीं था। तो इसी प्रकार नेक्स्ट डी हेडिंग है पूर्ण स्वराज्य के समर्थन के आधार पर, अर्थात उदारवादी लोग थे वो औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्ति पर बल देते थे, जबकि उग्रवादी जो नेता थे पूर्ण स्वराज्य अर्थात ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करके स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहते थे और भारत के विकास में ब्रिटेन की कोई भूमिका वो नहीं देखना चाहते थे। तो इस प्रकार जो उदारवादी लोग थे वो औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में थे, जबकि जो उग्रवादी नेता थे वो पूर्ण स्वराज्य अर्थात ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य स्वतंत्रता के पक्ष में थे। नेक्स्ट है स्वावलंबन की राजनीति के आधार पर जो अंतर है, स्वावलंबन की राजनीति। तो इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि स्वावलंबन की जो राजनीति है वो उदारवादियों के प्रति कम भावना रही थी, जबकि उग्रवादियों की स्वावलंबन की राजनीति में पूरा विश्वास रहा था। इस प्रकार उदारवाद और उग्रवादी विचारधारा में जो अंतर है निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। तो आज का इस प्रकार जो तिलक जी ने कहा भी था कि हमारा जो आदर्श है वो दया याचना पर, हमारा जो आदर्श है दया याचना नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता है। हमारा आदर्श दया याचना नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता है। तिलक जी ने कहा भी था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो इस प्रकार उग्रवादी जो विचारधारा के समर्थक थे वो ब्रिटेन के साथ संबंध विच्छेद करके स्वराज्य प्राप्ति पर जोर देते थे। और तिलक जी ने एक महत्वपूर्ण बात और भी कही थी कि जो अंग्रेज हैं वो भारत में भिखारियों से सबसे अधिक घृणा करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अंग्रेज घृणा के पात्र हैं। तो आओ हम यह बात सिद्ध करें कि हम भिखारी नहीं हैं, अर्थात अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, न कि उदारवादियों की अनुन्य विनय और भिक्षावृत्ति में विश्वास रखना चाहिए। यही कारण है कि उग्रवादियों को उदारवादियों की भिक्षावृत्ति नीति की इन्होंने कटु आलोचना की और इसके लिए संघर्ष को इन्होंने उचित माना और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग पर चलने का इन्होंने संदेश दिया था। तो इस प्रकार उग्रवादी और उदारवादी की विचारधारा में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ नरम दल था तो दूसरी ओर गरम दल था। दोनों की विचारधारा और कार्यपद्धति भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज की जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।